सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। हल्का फुल्का सा प्रोग्राम है, हल्की फुल्की गुफ्तगू करने की कोशिश फरमाऊंगा। वैसे भी माहौल के हल्केपन का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि हुकूमती शख्सियात जो हैं वो कतई गैर संजीदा हैं। हुकूमती शख्सियात इस वक्त ऐसा लगता है कि लताइफ सुनाने के मिशन पर हैं। अवाम पाकिस्तान की तसल्ली और तशफ़ी के लिए जब कोई कार नहीं चल पाया तो बहलावों पर उतर आई है ये मेरी सरकार। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। आपको ये बताते हुए कतई मुसरत महसूस नहीं कर रहा हूँ कि ये पहली मरतबा नहीं है जब वज़ीर आज़म ने इस किस्म का शगुफ़ा छोड़ा है। इससे पहले भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमें ये कह करके और हमारे मुँह पर तब्दीली वाला वो जो कहते हैं ना प्यार भरा थपकी दे चुके हैं, तमाचा मार चुके हैं। वो ये कह चुके हैं कि जब कभी भी आपको महंगाई लगे तो आपको जो है वो फ़लाने मुल्क की तरफ देखना चाहिए। आपको याद होगा उन्होंने कहा था बेल्जियम की तरफ देखो अगर महंगाई ज़्यादा लगती है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बेल्जियम है किस तरफ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की नक्श कदम पर चलते हुए दो वज़रा और बल्कि दो शदीद वज़रा, एक तो हैं अली जैदी साहब। ज़ाहिर है जैसी रूह वैसे फ़रिश्ते। अली जैदी साहब फरमाते हैं पाकिस्तान में महंगाई लंदन से कम है। हुजूर, लंदन में और भी बहुत कुछ है, वो पाकिस्तान में नहीं है। लंदन में नलका खोलो तो पानी आता है। लंदन में कोई हादसा हो जाए तो वज़ीर आज़म और सरकार आ जाती है। लंदन में सिर्फ तिफल तसल्लियों से कार्य सरकार जो है वो नहीं चलाए जाते। लंदन में कोई अच्छा काम भी देखा है आपने, या मेरा ख्याल है कि सिर्फ कमरे में ही बंद रहें। दूसरा, परवेज़ खटक साहब वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब का कहना है कि पाकिस्तानी मीडिया का काम सिर्फ पैसे कमाना रह गया है। जी हाँ, और आप वज़ीर बनने से पहले खैबर पख्तूनख्वा की तमाम मसाजिद की खिदमत पर मामूर थे और अचानक उस मस्जिद की खिदमत के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी सुन ली और उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको जो है वो डायरेक्ट मुल्क का वज़ीर दिफा लगाया। सियासतदानों ने उस मुल्क की इन्वर्टेड कॉमास में जो खिदमत की है, सियासतदानों ने, उनको लाने वालों ने, उनको ले जाने वालों ने और उन पर सवाल उठाने वालों ने, यहाँ तक कि मीडिया के एक सेगमेंट ने भी, ज़ाहिर है कि आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या कुछ इस मुल्क के साथ किया है, जिसका नतीजा मैं और आप, ये पूरी कौम इस वक्त भुगत रही है। अवाम की अगर हम बात करें तो हुकूमती रविश पर या हुकूमती गैर संजीदगी पर अवाम पाकिस्तान हैरान और परेशान है। फ़लक की तरफ देख कर कहते हैं या इलाही ये माजरा क्या है, लेकिन कुरान करीम पहले ही बता चुका है कि जैसी कौम होगी हाकिम भी वैसे ही उतारे जाएंगे। दरियासना खान साहब की शिकायतें और वो भी इस मीडिया से कुछ ज़्यादा ही तूल पकड़ गई हैं, कुछ और बढ़ गई हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इरशाद है कि मीडिया झूठ के फैलाव का ज़रिया है। हुजूर, मीडिया कहता है कि माजी में जो झूठ हमने बोले थे इस तब्दीली के लिए, जो आज आगे चल कर के लूली लंगड़ी साबित हुई है, उसी झूठ की सज़ा तो हम पाते हैं। 2-2 महीने 3-3 महीने की तनख्वाह भी नहीं पा सकते। देखिए ना, वो जो गुनाह हमने किए थे उनकी सज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह में यहीं दे दी है। अगर हम बात करें वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तो उनका इसरार है कि प्रोग्राम्स मालूमात ना होने के बावजूद भी किए जाते हैं। करंट अफेयर्स प्रोग्रामों का उन्होंने ताना दिया है पाकिस्तानी मीडिया को। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि खुशामदी और फुल टॉस एंकरान कराम और जिसको कहते हैं कि मनचाहा अनमोल रतन मीडिया इससे इस्तिस्ना पा चुका। मेरे साथ इन्हीं मौज़ूआत का हाथ साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम जनाब अकरम चीमा साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। दूसरी जानिब राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हो रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और हसन द ग्रेट मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी की फ़राइज़ अंजाम देंगे। अकरम चीमा साहब को हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर तंग करते हुए अकरम चीमा साहब, सर मिजाज बखैर हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सर सब कुछ हो गया, अल्लाह का शुक्र है, सब मामलात अच्छे से तय पा गए। अब हमें तिफिल तसल्लियाँ नहीं, अब हमें लतीफ़े सुनाए जा रहे हैं। सर ये हुकूमत की गैर संजीदगी तो नहीं है खुदा न खास्ता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आरफीन, ना तो इसमें कोई गैर संजीदगी वाली बात है। मैं समझता हूँ कि जो भी हुकूमत वक्त होती है, बहरहाल उसने अपने 5 साल पूरे करने के बाद आवाम के अंदर वापस जाना होता है और आवाम से अपनी हिमायत तलब करनी होती है। कोई भी हुकूमत
जानबूझकर ये क्यों चाहेगी कि उसके दौरे हुकूमत में महंगाई हो, उसके दौरे हुकूमत में लोग परेशान हों। देखें, ये जितना भी सिनेरियो है ये इंटरनेशनल है, और मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आया है और बहुत ज़्यादा आया है। उसकी वजह ये कि ज़्यादा मैं इसलिए कहूँगा कि हमारे अवाम के इतने वसाइल नहीं हैं, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है कि हमारे मुल्क के अवाम के इतने वसाइल नहीं हैं जितनी महंगाई इस वक्त हो चुकी है या रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। ठीक है। तो लेकिन इसके अंदर मैं ये भी कहूँगा कि देखें, जिस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त वबाल की सूरत हाल है, पूरी दुनिया में इस वक्त पैनिक है, पूरी दुनिया पेंडेमिक की सूरत हाल से मुतासिर हुई है। और देखिए, हमारा जो कंट्री है उसमें हम बहुत सारी चीज़ें, ख़ास तौर पे फूड आइटम जो है, हमारे पल्सेस भी और बहुत सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, वो भी महंगाई की वजह है, डॉलर का रेट महंगाई की वजह है। इसमें मैं ये भी ऐड करूँगा कि देखें, जो गुज़श्ता तकरीबन 1 साल से आरफीन जो फ्रेट है इंटरनेशनल जो कार्गो शिप्स का, उसके अंदर कई 100 गुना इजाफा हुआ है। सही है। वो भी उसका भी खमियाजा जो है पाकिस्तानी अवाम भुगत रही है। ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम, मैं कहूँगा पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो इसको भुगत रहे हैं। ग्लोबल फिनोमेना है, गोया हुकूमत की तरफ से इस बात पर इकरार किया जाता है। इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश अपनी तरफ से हुकूमत अपनी पूरी कर रही है। एहसास राशन सब्सिडी प्रोग्राम शुरू किया गया है, उसके ज़रिए आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है हमारी जानिब से। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला महंगाई का ग्राफ बड़ी तेजी से नीचे आएगा, जो कि अब आना शुरू हो गया है। गोया ये तो की कसम। आप बिल्कुल आप इस महीने के स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लें मार्केट्स के, अल्लाह का शुक्र है, मैं समझता हूँ कि तकरीबन 7 से 8% अजनास की कीमतें कम हुई। राइट सर, राइट सर। आप ही की इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मुस्लिम लीग नवाज की तरफ जाऊंगा। राना एहसान साहब, सर खुशी की खबर है, अकरम चीमा साहब ने जो कुछ फरमाया, गोया वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी वही कुछ कहा था। आपसे थोड़ी देर पहले गुफ्तगू करते हुए उन्होंने फरमाया कि 3 से 4 माह में जब दुनिया में महंगाई कम होगी तो पाकिस्तान में भी कम हो जाएगी। गोया गई भैंस पानी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Economist.com जो है वो अपनी एक लिस्ट रिलीज करती है दुनिया की जो महंगाई की शरह है, इन्फ्लेशन, उसके अंदर 40 ममालिक में पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई की शरह है वो 3रे नंबर पे पाकिस्तान सबसे महंगाई की शरह के अंदर वो खड़ा है। और इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान नंबर 1 पे है। महंगाई वाकई पूरी दुनिया में है, लेकिन पाकिस्तान में दुगनी है। सही। दुनिया की एवरेज से दुगनी महंगाई है। अभी आपने लंदन का अपने इंट्रो में जिक्र किया, तो लंदन की इन्फ्लेशन जो है वो 4.2% पे है इस साल के अंदर। हमारी जो है वो 9 से ऊपर 9 के लगभग जो है। तो देखें, फिर दूसरा जो बयान आपने कहा कि इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, मैं आपको उसकी लॉजिक समझाता हूं कि उन्होंने किस लॉजिक से कहा। जब रुपया 155 से 175 पे हो जाएगा तो ये पाकिस्तान जाहिर सी बात है दुनिया के लिए सस्ता बन जाएगा मुल्क। जब ये 175 से खुदा ना खास्ता 200 या 250 पे जाएगा, ये और सस्ता हो जाएगा मुल्क दुनिया के लिए। लेकिन जो पाकिस्तानी अंदर बैठे हैं खुदा ना खास्ता, उनके लिए जो है ये जो है कह लें कि आखिरत का जमा बन जाएगा कि लोगों का बजट नहीं बन रहा, लोगों की जो है वो रोजगार महीना नहीं निकलता। और यही हकीकत है। अब ये कह रहे हैं कि जी जब महंगाई दुनिया में कम होगी तो यहां भी कम हो जाएगी। हाँ जी, हो जाएगी। अगर उसी शरह से ही कम हो जिस शरह से दुनिया में कम हो रही है तो हमें तस्लीम है। लेकिन अगर तब भी इन्फ्लेशन दुगनी हो जो दुनिया में चल रही है, जो खित्ते में चल रही है, उससे दुगनी रेट के ऊपर जो है वो महंगाई की शरह, तो मैं समझता हूं कि उसकी जो असल वजह है वो ये है कि यहाँ 6 तो वजीर खजाना, चौथा वजीर खजाना तब्दील हो चुका है। यहाँ 6 सेक्टर फाइनेंस तब्दील हो चुके हैं और 7 जो हैं वो आपके FBR के चेयरमैन तब्दील हो गए, जिन्होंने मुल्क की मईशत की डायरेक्शन जो है उसका तयन करना होता है, उसको मैनेज करना होता है। और फिर चीनी हम इंपोर्ट करें, आटा हम इंपोर्ट करें, कपास हम इंपोर्ट करें, दालें हम इंपोर्ट करें, तो जाहिर सी बात है जिस हाल में भी पाकिस्तान हमने आपको दिया, आपने उसको बेहतर तो नहीं किया, लेकिन आपने उसका बेड़ा गर्क जरूर निकाल दिया हर शोबे के। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा के साथ हसन मुर्तज़ा साहब के पास जाऊंगा। हसन मुर्तज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम जी। हसन मुर्तज़ा साहब, सर इंतज़ार की जहमत में मुब्तला रखने के लिए माज़रत ख्वाह हूँ। सर
जाहिर है बात हो रही है, पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क बन गया, पाकिस्तान में महंगाई लंदन से कम है और इसी तरह की कुछ चीज़ें। लेकिन ये अजीब सी खबर नहीं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, जो किसी ज़माने में खान साहब के लिए बड़ी मोतबर और मोहतरम हुआ करती थी, उसने सुना दी। उसके हालिया सर्वे में बताया गया है कि महंगाई की चक्की में पिसते अवाम के जज्बात का आतिशफशां किसी भी वक्त फट सकता है। गोया सर ये तो अल्लाह माफ़ करे बड़ी कोई खौफनाक सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया जी। देखें, महंगाई पूरी दुनिया में हुई, इसमें तो कोई शक नहीं है, पाकिस्तान में भी हुई। लेकिन उस पे जो जिस तरह आपने इंट्रो में कहा, गैर संजीदगी की जो सूरत हाल है वो ये है कि कोई आदमी ये मानने को तैयार नहीं है, बल्कि ये दलील दी जाती है जी कि पूरी दुनिया में हम सबसे बेहतर जा रहे हैं। ये इस चीज की आज तक समझ नहीं आई। और फिर कहा जाता है जी कि आने वाले वक्त में बड़ा बेहतरी की तरफ जाएंगे और आप देखेंगे कि चीजें सस्ती हो जाएंगी। ये 2 दिन पहले की बात है जब इन्होंने 4 रुपए 74 पैसे बिजली महंगी की है, और उस पे अब जो फ्यूल एडजस्टमेंट लगा रहे हैं पिछले ये 9वें और 10वें महीने से होगी और 11वें की, तो वो 5-1 रुपए वो पड़ जाएंगे। यानी जो बिल 2000 आता था वो आने वाले वक्त में 20-25 हजार के दरमियान होगा। ये कह रहे हैं कि ये हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हमारा स्टेट बैंक जो है उसने हमें इनकार कर दिया है कि मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। आपने IMF से रिज्यू किया, IMF ने साफ इनकार कर दिया कि आप पैसे नहीं ले सकते। आप उससे मांग रहे हैं कि हम 1 महीना चलाने के लिए मुल्क हमें पैसे थोड़ा सा लोन लेना पड़ेगा अपने स्टेट बैंक से। IMF आपको उसकी इजाजत नहीं दे रहा। आप कह रहे हैं कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। देखिए, महंगाई हमेशा होती है, दुनिया के साथ चलते हैं, लेकिन हुकूमतों का काम है अवाम को रिलीफ देना। अवाम को, अगर आप IMF के पास पहले चले जाते तो आप अपनी शराइत पे उनसे लेते। सॉरी, आप लेट गए हैं, आप देर से गए हैं, अब वो अपनी शराइत पर दे रहे हैं। इसलिए महंगाई जो है वो तो होगी। IMF को क्या लगे कि अवाम के जेब में कुछ है या नहीं, उन्होंने तो टैक्सेस भी लगाने हैं, उन्होंने तो महंगाई भी करनी है, उन्होंने अपनी शराइत पे आपको लोन दिया है, उन्होंने कर्जा दिया है, आपकी आजादियां गिरवी रख के दी हैं। कैसे मुमकिन है कि वो आपको रिलीफ दे दे? सही मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ये कोई तनकीद नहीं है, यहाँ पर हमारी हुकूमत को मानना पड़ेगा कि ये हमारी नालायकी है, ये हमारी नाअहली है। हम इसको दुरुस्त करने के लिए दीगर पार्टीज को भी ऑन बोर्ड लेते हैं, और इस जो हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल है, इस मसले से निकलने के लिए पूरी कौम जो है उसको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। ये आज भी ऑपोजिशन को गालियां दे रहे हैं। हुकूमतें इस तरह नहीं चलती, हुकूमतें तो लचक भी खाती हैं, हुकूमतें तो अगर उन्हें सरेंडर भी करना पड़े तो अपनी कौम, ये अवाम की माँ होती है हुकूमत, और अगर माँ किसी जगह सरेंडर भी कर ले तो मैं नहीं समझता उसकी कोई बेइज्जती है। राइट सर, बिल्कुल सर जी। थोड़ा सा तवक्कुफ की सदा के साथ अकरम चीमा के पास जाऊंगा। अकरम चीमा साहब, सर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ये जो हालिया सर्वे हुआ था, इस एक सर्वे में जो गुलफशानी की गई है कि महंगाई में पिसते अवाम के जज्बात का आतिशफशां खुदा न खास्ता अचानक फट सकता है, सर ये सूरत हाल तो किसी और जानिब भी निशानदेही कर रही है। और दूसरी जानिब ये जो बयानात मैंने आपकी खिदमत में गोश गुजार किए थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान का और 2 अहम तरीन वज़रा का, ये कुछ और कहानी सुना रहे हैं। सर खुदा न खास्ता हालात की नब्ज़ पे हमारी हुकूमत की नज़र नहीं है या कोई और मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आरफीन, इस तरह पॉसिबल नहीं है कि कोई भी जो हुकूमत वक्त है वो अपने अवाम की मुश्किलात को ना समझ सके और उसका अवाम के साथ, जब डायरेक्ट अवाम की मुंतखब हुकूमत मुल्क के अंदर मौजूद है तो ये तो आप तसव्वुर ही ना करें, और ख़ास तौर पर इमरान खान की गवर्नमेंट के होते हुए तो ये आप तसव्वुर ही ना करें कि वो उसके दिल जो है ना अवाम के दिल के साथ नहीं धड़कते। लेकिन सर फिर ट्रांसपेरेंसी को क्या दुश्मनी है? देखिए मेरी बात सुने। ट्रांसपेरेंसी की जो भी रिपोर्ट आई है, ना तो मैंने वो पढ़ी है और ना मैंने वो देखी है, और ना ही ट्रांसपेरेंसी जो जिस इदारे ने ये रिपोर्ट शाया की है, इंटरनेशनल पाकिस्तान चैप्टर,
जी जी, तो ना ही उसकी अभी तक कोई क्रेडिबिलिटी किसी किस्म की सामने आई है। वो आपने पिछले दिनों के चैनल्स पे भी देख लिया होगा कि जब लोग उनके दफ्तर गए और जाके वहाँ पर जो कुछ हुआ वो आपके सामने की बातें। नहीं सर, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी पे आप सवाल उठा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, मैं क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहा हूँ। जो सर्वे उन्होंने कंडक्ट किया है वो इदारा इतना कैपेबल ही नहीं है कि जिसका वो दावे कर रहा है। वो एक कमरों में बैठ के उन्होंने रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट बना के उसको उन्होंने शाया कर दुरुस्त कह रहा हूं मैं, ये चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि मुझे फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है। ये मीडिया के ऊपर मौजूद है, ये चीजें मीडिया के ऊपर मौजूद है। राइट सर, लेकिन यही पूछना चाह रहा था कि यही इदारा नहीं था कि जिसकी रिपोर्ट्स को बुनियाद बना करके और इमरान खान साहब अपोजिशन के दौर में और पूरे मुल्क का चक्का जाम करते फिरते थे, उस वक्त भी यही इदारा था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान चैप्टर, और आज भी यही इदारा है। ये सूरत-ए-हाल इतनी दिगरगूं क्यों कर हो गई? देखिए, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा कि उस वक्त क्या था और इस वक्त क्या है। मैं तो जो अभी मौजूदा जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान चैप्टर है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर आपके अपने मीडिया के पर्सन्स भी गए हैं और जाके जब उनसे जाके पूछने की कोशिश की है तो वहाँ पर कोई बंदा जवाब देने के लिए उस दफ्तर तैयार ही नहीं है। 3 से 4 आदमी टोटल उस दफ्तर के अंदर बैठे हुए हैं और उन्होंने दावा किया है कि पूरे मुल्क के अंदर हमने सर्वे किया है। तो हाँ, ये चीज़ मीडिया के ऊपर मौजूद है और ये फैक्ट है। ठीक हो गया। देखिए, जहाँ तक अभी मेरे भाई ने बात की कि बिजली के ऊपर जो है वो 4 रुपए बढ़ा दिए गए हैं फ्यूल एडजस्टमेंट की सूरत में, जो कि सर बिजली को अभी मत हाथ लगाइए काइंडली। बिजली मेरा आपसे अगला सवाल होगा। बिजली के अलावा अगर आप कुछ कहना चाहें तो मैं सुनने की तैयार हूँ। नहीं, बिजली की जब मेरे भाई ने बात की है तो मैं उसमें आपको क्लैरिटी देता चलूँ कि देखें, जो जिन महीनों का फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में नेपरा ने जो बिजली की नरखों में इजाफा किया है जनाब, उस वक्त कोयला रिकॉर्ड महंगा तरीन था। उन महीनों के अंदर फर्नेस ऑयल महंगा तरीन था, LNG महंगी तरीन खरीदी गई थी, जिसकी वजह से नेपरा मजबूर हुआ है ये इजाफा करने के लिए। अच्छा, नेपरा की मजबूरी की अगर हम बात करें तो ये इदारा मजबूर नहीं, मेरा ख्याल है माजूर है। अब किस एतबार से माजूर है, इसका जवाब मेरा ख्याल है हम आगे मुस्लिम लीग नवाज से ले लेते हैं। नहीं, ये कमेंट ये कमेंट बिल्कुल देखें, मैं भी इसको जस्टिफाई कर देता हूं इदारे के ऊपर एक। अच्छा, मैं इसको जस्टिफाई कर देता हूं, 1 मिनट तवक्कुफ कीजिएगा। नेपरा जो है वो तमाम फैक्ट्स एंड फिगर को सामने रखते हुए और ओपन हेयरिंग के बाद फैसला करता है। आप बिल्कुल ये बात करने में हक बजानिब होंगे, लेकिन जब मैंने ये बात कही है तो मैं उसको जस्टिफाई करने का मौका भी चाहूँगा। जनाब महाराज वाला, जब मैंने माजूर कहा है तो मैंने माजूर किस एतबार से कहा है ज़रा सुन लीजिए। यही नेपरा है जिसके होते हुए कराची में के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग की इंतहा करके सूबाई और वफाकी हुकूमतों की हिदायत को नज़रअंदाज करके लोड शेडिंग का पहाड़ कराची के अवाम पर गिराया। कराची वालों ने जनाजे तक उठाए। कराची में 4000 जनाजे उठे नवाज शरीफ दौर में। लोड शेडिंग की इंतहा उस वक्त भी मौजूद थी, उस वक्त भी थी। और अगर हम आज बात करें तो के इलेक्ट्रिक आज भी सदर वजीर आज़म को घास नहीं डालता। जनाब मन, जब मैं कह रहा हूं कि नेपरा माजूर है तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि के इलेक्ट्रिक ने वो जो कत्ल किए हैं पाकिस्तानी अवाम के, पाकिस्तान के लोगों के, जो कराची में कभी डिफेंस में मोटरसाइकिल पे जाता हुआ बंदा मर गया, कभी घर के बाहर खेलता हुआ बच्चा मर गया, कभी मदरसे की छत पर पढ़ाई करने वाला बच्चा जिसके पूरे जिस्म पर माजूरी का निशान लिए वो घूम रहा है, एक बच्चा उसको आधा उल्टा हाथ और उल्टा पांव उसका काटना पड़ गया। ये सब केसेस जो हैं वो कोर्ट्स में मौजूद भी थे, चल भी रहे थे। एक केस को लेकर के मैं यहाँ के एक वजीर के पास भी खुद चल कर गया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और पता चला कि फिर वहाँ वो के इलेक्ट्रिक से मांडवली हो गई, 15 लाख रुपए में वो काम उतार दिया गया था। जनाब मन, नेपरा उस वक्त भी मौजूद था और नेपरा ने किया क्या आपको पता है? नेपरा ने चंद लाख रुपए का बहुत ज्यादा जो जुर्माना किया है, जब कराची में लाशें उठाई हैं कराची वालों ने के इलेक्ट्रिक की वजह से, नेपरा ने जो बहुत तीर मारा है ना, जो दिल्ली फतह किया, 10 लाख रुपए का जुर्माना किया है। सर, अंडर द टेबल पेमेंट भी इतनी नहीं होती कि जितना मामला ये वो किया गया था। कराची के लोगों की जान सस्ती है। नेपरा कराची से बहुत ज़्यादा दूर है। नेपरा वालों के पास सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। नेपरा का चेयरमैन भी क्या इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन की तरह है कि जो फैसल वावडा की दोहरी शरीयत का मामला ही उससे नहीं हो पाता। फैसल वावडा पे जुर्माना होता है तो 50,000, के इलेक्ट्रिक पे जुर्माना होता है तो 10 लाख। कैन यू इमेजिन? या तो वो माजूर है, या तो वो मजबूर है, या तो मेरे पास सोचने समझने की, देखने की और बोलने की सलाहियत ही नहीं। नाजरीन, इसी कमेंट के साथ जाऊंगा प्रोग्राम में एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे। बस आते हैं तो कुछ और मौजू कर उस पर अपने मेहमानों से गुफ्तगू कहा था करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राना एहसान अफजल साहब के पास जाएंगे। राना एहसान साहब, सर जनाब-ए-मन, महंगाई यकीनन कम होगी, लेकिन सूरत हाल कुछ और ही चुगली खा रही है। कराची के लोगों पर जुल्म सितम की इंतहा करते हुए महज ₹4.25 कौमी मफाद में हमें इसे भी कबूल करना है, वरना आप गद्दार हैं। सर ₹4.25 कराची वालों के लिए बढ़ा दिए गए हैं और पूरे मुल्क की अगर हम बात करें तो ₹5.25 बढ़ाए गए हैं। लेकिन सर कौमी मफाद इस बात का मुतकाजी है कि आपने जो है वो चुप रह करके ये हुकूमती कोड़ा भी, या बल्कि IMF का ये कोड़ा भी अपनी पीठ पर खाना है और फिर शुक्रिया के तौर पर मुस्कुराना भी है। अरफीन भाई, ये नेपरा की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये 60 अरब रुपए का इजाफी टीका जो है वो बिजली की मद में जो है वो कलेक्ट करना है। उसकी जो वजह बताई है वो बड़ी मजेदार है कि अक्टूबर में 0.2% जो है इन्होंने बजट किया था कि हमने फर्नेस ऑयल से बिजली बनानी है, लेकिन हुआ क्या कि आपने 11% जो बिजली बनाई वो आपने फर्नेस ऑयल से बनाई। वजह क्या कि LNG आपने इंपोर्ट नहीं की टाइम पे, तो आपको फर्नेस ऑयल से बनानी पड़ी, जिसकी वजह से नेपरा कहती है कि 44 बिलियन रुपीस जो है वो इस वजह से बढ़ेंगे और जो 16 अरब जो है वो आपका बढ़ेगा क्योंकि आलमी मंडी में जो है वो कीमतें इजाफी हो गई हैं। यानी कि जो 44 अरब का टीका है वो नालायकी, नाअहली, निकम्मेपन जो ये PTI हुकूमत का वतीरा है उसकी वजह से अवाम को टीका लगा है और ये हकायक है। और ये हम लोगों, मैं आपको बता दूं आरफीन साहब कि ये जो मिस मैनेजमेंट और मिस गवर्नेंस है या फिर ये फर्नेस ऑयल के माफिया के साथ जो है उनके पेट भर, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इस वजह इसकी सजा कौन भुगत रहा? इसकी सजा पाकिस्तानी अवाम भुगत। डेफिनेटली ऐसे ही है। हसन मुर्तज़ा साहब, सर आपके पास आता हूं। जनाब-ए-मन, अक्टूबर की एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन पर 60 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा है और 2 माह में बिजली की कीमत में इजाफे से सार्फिन पर 115 अरब रुपए का बोझ पड़ा है। ये मेरे सामने मौजूद एक मीडिया रिपोर्ट बता रही है। लेकिन सर वही बात मैं कहूँगा, कौमी मफाद में हमें मुस्कुराना है। जी, मैंने तो ये पहले ही अर्ज की और मैंने आपसे शुरू में ये अर्ज की थी कि हम ये नहीं कहते कि महंगाई जो है वो इशू नहीं है, महंगाई पूरी दुनिया का इशू है, लेकिन जिस अंदाज में हमारी हुकूमत उसको ले रही है वो काबिले रहम है। अब भी मैंने जब बात की कि ₹4.75 बिजली महंगी हुई है और जो फ्यूल एडजस्टमेंट है वो डालकर तो ये हमें कहीं 10 रुपए में पड़ेगा यूनिट। तो उस पे भी मेरे भाई मोहतरम ये बात कह रहे थे कि वो इस तरह नहीं है, वो इस तरह है। ये दलीलें देने का टाइम नहीं है। आप देखें कि आपने एक तबका बिल्कुल खत्म कर दिया है। एक जो हमारी मिडिल क्लास थी वो बिल्कुल सड़क पर आ गई है और हुकूमत उस पे शादियाने बजाई जा रही है कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। अगर यही रवैया रहा, यही रविश रही तो हमारा क्या मुस्तकबिल है? आज जो आदमी घर का किराया दे लेता है उसके बच्चों की फीस रह जाती है, जो फीस दे लेता है उसके पास बिजली के लिए पैसे नहीं है, जो बिजली का बिल भर लेता है उसके पास गैस के पैसे नहीं है, और काश्तकार तो मर गया इस मुल्क का। हमारा ये फूड बास्केट था पंजाब, आज हमारे पंजाब के अंदर गंदम आप देख रहे 4000 को पहुंची पड़ी है। मैं काश्तकार हूँ, मैंने गंदम काश्त की है, मुझे पता है मैं 11,000 की बोरी DAP की लेके आया हूँ और मिन्नतें करके और तरले करके मैंने वो बोरी दी है। मार्केट में अवेलेबल नहीं है, सारी ब्लैक में मिल रही है। मैंने जो सीड खरीदा है वो 4,000 रुपए का मैंने सीड खरीदा है एकड़ के लिए। यार अगर यही हालत रही तो कौन गंदम काश्त करेगा? आने वाले वक्त में आप गंदम कहाँ से लेंगे? आपके पास तो इतनी सरप्लस होनी चाहिए कि आप एक्सपोर्ट करें। आज हम घरेई मुल्क होने के बावजूद गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं। सर ये गुड गवर्नेंस की निशानियां है ना, आप समझ नहीं पा रहे। मेरा ख्याल है केन का हाल सुन ले कि जब ये 180 रुपए का था तो चीनी 145 की थी। सही। जब ये 45 रुपए की थी। जब ये 210 रुपए का हुआ उस टाइम की चीनी 60 रुपए की थी। यार हमारा गन्ना जो है वो 220 रुपए है और चीनी जो है 160 रुपए है।
किस रेशो से आप कीमतें बढ़ा रहे हो? सर थोड़ा सा कौन सी चीज है जो मेरे भाई अभी कह रहे थे कि उसकी कीमतों में कमी आई है? आलू है, मटर है, टमाटर है, मिर्च है, गोश्त है, पोल्ट्री है, आप नमक, मिर्च, कोई एक चीज मुझे बता दे। घी जब आप आए थे 100 रुपए का, 125 रुपए का था, सर आज बहुत 450 रुपए अदब का हो बहुत गया। अदब के साथ मैं आपको इंटरवीन कौन- करना कौन चाहूंगा। सी चीज इससे सस्ती कबल कि होगी अकरम यार? चीमा साहब इस बात पे मोतरज़ हो जाएं कि ये नूरुल आरफीन का प्रोग्राम मेरी जंग है या जुबैदा आपा का दस्तरखान। आटा चीनी घी से हम बाहर निकालते हैं आवाम को। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अकरम चीमा साहब, सर पूछना ही था कि परवेज़ खटक साहब कौन सी मस्जिद में जुम्मा पढ़ाया करते थे? कह रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया का काम सिर्फ पैसे कमाना है। अच्छा, वो 40 अरब रुपए कौन हाजी सनाउल्लाह ले गया जिसका इंकशाफ IMF के कहने पे किया गया है? सर मैं वज़ीर आज़म के उस एक रिलीफ फंड की बात कर रहा हूँ, सॉरी, कोरोना रिलीफ फंड की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आरफीन, मैं नहीं समझता कि कोई 40 अरब रुपए ले गया। और तो IMF की, जो सर IMF को जो गलतफहमी हुई है। सर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है सर। इमरान खान साहब ने दबा ली थी कौमी मफाद में, लेकिन IMF के पास जब हम लोग कशकोल लेके गए तो उसने कहा पहले सदा लगाओ अल्लाह के नाम पे दे बाबा, और उसके बाद ये रिपोर्ट भी आगे दे बाबा। जब रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसके बाद फिर हमें कुछ चंद टके रुपए आना मिला है। देखिए आरफीन, मैंने वो रिपोर्ट ऑनेस्टली देखी नहीं है, ना मेरी नॉलेज में है कि इस मामले के ऊपर। बहरहाल मैंने सुना ज़रूर है, आपसे भी सुन रहा हूँ। तो देखें, इस बात का यकीन रखें कि अगर वाकई 40 अरब रुपए का गबन हुआ है और इमरान खान की हुकूमत में हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला इसका दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सर आपके कहने पे इमरान खान साहब को तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है, सिर्फ तस्वीरें देखता रहा हूँ। मैं आपको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मुझे आपके बारे में पता है कि आप कह रहे हैं तो मुझे यकीन करना ही पड़ेगा। लेकिन सर इमरान खान साहब ही इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे ना जब पेट्रोल बहरान में हमसे अरबों रुपए डिकार लिए गए, चीनी बहरान में हमारे कपड़े उतार लिए गए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जब हमारी अद्वियात की कीमतों में इजाफा इतना कर दिया गया कि एक गरीब आदमी अब एक वक्त की दवा लेने से भी जो कासिर है, और दूसरी तरफ ये 40 अरब रुपए, आपको अभी भी यकीन नहीं आया कि इमरान खान साहब की नाक के नीचे कोई चोरी चमारी हो रही है? बिस्मिल्लाह। देखिए आरफीन, मैं समझता हूँ कि देखिए जो भी अपोजिशन होती है वो ज़ाहिर बात है वो इश्यूज़ को तो रेज़ करती है, सही, वो इन चीज़ों को सामने लाती है। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की हुकूमत अब 1.5 साल बाकी रह गया, और अगर वाकई इन इल्ज़ामात के अंदर कोई हकीकत है, वाकई अगर गंदम के अंदर पैसे डकारे गए हैं, पेट्रोल के अंदर पैसे डकारे गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको चौक के ऊपर भी लटकाना चाहिए और उनसे वो पैसे भी वसूल करने चाहिए। किसी बंदे के साथ यहाँ पर इस मुल्क के अंदर कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। बेहतरीन, मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ। ज़बरदस्त है। सर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। राना एहसान साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की शिकायतें मीडिया से कुछ और बढ़ गई हैं। वो मीडिया जो आँख का तारा हुआ करता था, उसी मीडिया से उन्होंने गिला करते हुए फरमाया है कि आज मीडिया झूठ के फैलाव का ज़रिया है। सर उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है, लेकिन सर यही मीडिया नहीं था जो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ लंबे लंबे बातें करके, और इस कार खैर में अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी शामिल हूँ, मैंने भी 8-8 घंटे की जो है वो तवील ट्रांसमिशंस ख़ुद अपने कंधों पर उठा रखी थी। उसके बाद जब ये तब्दीली आई तो हमारी आंखों की रोशनी भी शान से चली गई। देखिए ये वही मीडिया है जिसके जो रिपोर्टर्स हैं खुदकुशियां कर रहे हैं। अल्लाह ना करे ऐसे हो और हालात सबके बेहतर हों और कोई इतना मजबूर ना हो कि उसको ये कदम उठाना पड़े। लेकिन मैं नहीं समझता कि यहाँ कोई मीडिया जो है कोई पैसे कमा रहा है। लेकिन ये मीडिया अच्छा था जब PTI ऑपोजिशन में थी, आज ये गंदा हो गया। इसी तरह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो थी वो अच्छी थी जब इमरान खान ऑपोजिशन में था और कोई नंबर आता था तो हुकूमत के खिलाफ वो उसको कोट करके तनकीद करते थे। आज वो बुरी हो गई है और उनका सर्वे भी गलत है और बंदे भी नहीं पूरे उनके। तो इसी तरीके से सारे जो मामलात हैं उस पर यू टर्न ले लिया जाता है। मैं समझता हूँ ये मीडिया जो है इसके मेरे ख्याल से 6 पॉइंट जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया के जो है वो कम हुए। इन्हीं के दौरे हुकूमत में हमारे टाइम में बेहतरी आई थी।
तो मीडिया तो बेचारा जो है वो सर अब अगर ये ना करें, सच ये और देखें हक मैं बताए हंसते हंसते तो गिर के वो मर ये जाऊंगा, इसलिए कि मैं खुद वो गरीब हूँ जो आपकी हुकूमत के अताब का निशाना, आपकी हुकूमत के अताब का भी निशाना मैं बन चुका हूँ। एक मरतबा मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने और दूसरे उससे पहले सरताज अजीज़ साहब ने जो वज़ारत ख़ारिजा के चैम्पियन थे उस वक्त, 2 मरतबा मुझे न सिर्फ ऑफेयर करवाया बल्कि और भी बहुत कुछ हुआ। अगर आप चाहें तो मैं डिटेल में जा सकता हूँ। नहीं आरफीन साहब, मैं तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को कोट कर रहा था कि वो मेरे ख्याल से 149 नहीं, पे उसके थी बारे में तो मैं और बात फिर ही नहीं शायद कर रहा। आपने तो जो 139 पे कहा चले कि आपकी हुकूमत में सूरत-ए-हाल बेहतर थी, मैं तो उसकी निशानदेही कर रहा था। आपकी हुकूमत में भी सूरत-ए-हाल बेहतर वो जो नहीं थी। प्रेस देखिए, पाकिस्तान में बेहतर मीडिया की जो इंडिपेंडेंस है और जो एक उसको उसको काफी बेहतर होने की जरूरत है और गवर्नमेंट को करना चाहिए, लेकिन हमारे दौरे हुकूमत में जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स थी वो बेहतर हुई इसका इन कंपैरिजन टू पीटीआई में वो बदतर हुई। ये तो ये दुरुस्त तो है, हकीकत है, ये इससे तो ठीक नहीं है। हम जुटला सकते। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है इन्हीं चीजों को मेजर करती है। लेकिन मैं समझता हूं कि कोई यहाँ जो है कोई मीडिया को यहाँ कोई छक्के चौके नहीं मार रहा, मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है। ये तकलीफ जरूर है कि जब आप कहते हैं महंगाई है तो वो बयानिया देना चाहते हैं कि नहीं पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है और दुनिया की जितनी महंगाई इधर है। जब आप कहते हैं बेरोजगारी है तो इस पे उनको तकलीफ होती है, वो ये नहीं सुनना चाहते। वो शायद सुनना चाहते हैं कि 1 करोड़ नौकरी लोगों को मिल चुकी है। तो अगर ये उनका ख्याल है कि इस तरह की मीडिया रिपोर्टिंग करें जिस तरह की उनकी ख्वाहिशात है और वो नहीं कर पा रहे, तो फिर मैं समझता हूं कि वाकई मीडिया जो है शायद बहुत ज्यादा कमा रहा हो। राइट सर। हसन मुर्तज़ा साहब, सर यहाँ इससे पहले कि मैं आपके पास आऊँ सर, मैं आपको ये बता दूँ कि अब हम मीडिया के किरदार और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की उनसे शिकायत का जायज़ा लेंगे। ले वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। सर हमारे साथ रहिए प्लीज़। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे हैं हसन मुर्तज़ा साहब। सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। हसन मुर्तज़ा साहब, सर मीडिया के रोल से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कुछ खफा दिखाई देते हैं। जनाब मन, ये पहली हुकूमत या पहला वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं जो मीडिया के रोल से शाकी नज़र आता है सर, लेकिन पूछना ये था कि ये वही मीडिया है कि जो कल को प्यारा था बल्कि नैन तारा था, और आज उस मीडिया पर तबर्रे किए जाते हैं, उस मीडिया के हवाले से बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। जनाब मन, खान साहब फरमा रहे हैं कि जिन लोगों को कुछ पता नहीं है वो टीवी पे बैठ करके प्रोग्राम्स करते हैं। सर कहीं आपकी ख्याल में, आपकी दानिश में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इशारा मुझ गरीब हकीर पुरतक़सीर खाकसार की जानिब तो नहीं है? सिंह साहब, गुजारिश ये है कि हमारा जो 2008 से 13 तक का दौर था उसके अंदर हमारे खिलाफ मीडिया ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ कहा, लेकिन एक लफ्ज नहीं कहा जा सकता कि मीडिया ये गलत कर रहा है। हम समझते हैं कि जहाँ पर मीडिया आजाद होगा वहाँ पर काफी चीजें ऐसी होंगी जो हुकूमत के नोटिस में आएंगी कि नीचे ये हो रहा है, क्योंकि जो एजेंसीज उन्हें इतलाएं देती हैं वो कभी उनको ये नहीं बताती कि आपके साथ आने वाले वक्त में ये होने वाला है। और मैं तो समझता हूँ कि जो आज़ादी सहाफत के खिलाफ है वो ज़हनी तौर पर सियासतदान है ही नहीं है। और अभी मेरे भाई फरमा रहे थे कि आप एक चीज यकीन रखें कि इमरान खान के होते हुए ये कुछ नहीं हो सकता। तो मैं गुजारिश करूंगा कि हमें खान साहब के होते हुए ये सब खदशात हैं, क्योंकि खान साहब के ना यहाँ पे कोई स्टेक्स हैं, ना खान साहब ने यहाँ रहना है और ना ही कोई इसका जिम्मेदार होना है। इस तबाही के जिम्मेदार फिर वो लोग होने हैं जिनको खान साहब ने इस मुल्क का बासी भी नहीं समझा। मैं कैसे मान जाऊं कि कराची के अंदर नस्ले टावर गिराया जाता है और खान साहब का घर रेगुलराइज हो जाता है? क्यों नहीं खान साहब ने वहां पे आवाज उठाई कि इंक्रोचमेंट के नाम पे जहाँ पे 8-10 मरले का एक झगड़ा है उसकी खातिर पूरा टावर गिरा दिया, कितने लोग बेघर हो गए, और खान साहब का घर जो है वो उन्हीं अदालतों ने रेगुलराइज नहीं किया। क्यों ना हम ये कहें कि ये ज्यादती हो रही है और ये दौरा पाकिस्तान है। अब वो चाहते हैं कि इस पे भी खबर ना हो, इस पे बात करने वाले एंकर को भी बंद कर दिया जाए, इस मीडिया हाउस का भी गला दबा दिया जाए। ये कैसे मुमकिन है? आज अगर मीडिया हाउसेस बैठ के पूछते हैं कि कहाँ गए वो 50 लाख घर, कहाँ गई वो 1 करोड़ नौकरी, कहाँ गए वो 200 अरब डॉलर
जो बाहर से आने थे, हाँ। कितनी रिकवरी की है आपने इंतकामी कार्रवाइयां कर करके ऑपोजिशन के साथ। सही। कहाँ गया वो सारा पैसा, कहाँ गए वो जो बुलंदो बाग दावे थे यहाँ पर ऐसा पाकिस्तान होगा जिसमें आम आदमी का भी इलाज होगा। क्या मैं आज पूछ सकता हूँ कि वो आमिर कियानी जो 500 अरब का टीका लगाकर कौम को चला गया, उसका क्या किया गया? उसको वापस बुलाया गया है, उसके खिलाफ कोई रेफरेंस किया गया है? क्या बना वो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो कोरोना की आड़ में, कोविड की आड़ में जो सैनिटाइजर और मास्क तक खा गया इस कौम के? क्या किया है उसके खिलाफ? क्या किया है उन आटे और चीनी चोरों के खिलाफ जो आपकी कैबिनेट में बैठे हुए हैं? तो अगर ये सारी चीजें मीडिया कहेगा तो मीडिया बुरा तो होगा। राइट सर, आपने जस्टिफाई किया और तफसील से जस्टिफाई किया। जब मीडिया कहता था कि इमरान खान लाजिम और मलजूम है इस मुल्क के लिए, ठीक है, वो वक्त वो मीडिया के लाडले किधर गए? वो प्राइवेट सर थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं तो मैं यही सवाल लेकर के अकरम चीमा साहब के पास जाऊंगा। सर हसन मुर्तजा साहब नावाकिफ लगते हैं सर, वो कह रहे हैं मीडिया के लाडले कहाँ गए? अभी एक लाडले को तो बिठाया ले आकर के एक अच्छे चैनल में बड़ी अच्छी स्लॉट पे और बड़ा अच्छा सा उसको टाइम भी दिया गया है, अब बैठ करके बाकायदा अपनी तोतली सी ज़ुबान में हुकूमत की खुशामद भी होगी। लेकिन सर मैं चाहूँगा इससे पहले आप उस इल्ज़ाम की तरदीद बाज़ाब्ता तौर पर फरमाएं, क्योंकि आप मेरे प्रोग्राम में बैठे हैं और आपके होते हुए ये बात भी हुई है इमरान खान साहब के पाकिस्तान में स्टेक्स नहीं है, इमरान खान साहब ने इस मुल्क में नहीं रह जाना, ये कहना है हसन मुर्तज़ा साहब का। सर ये किस किस्म की बदगुमानी है? देखिए मैं समझता हूँ कि ये तो चांद के सामने मुंह करके गलत काम करने वाली बात है कि आप इमरान खान के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाएं कि उसके मुल्क के अंदर स्टेक्स नहीं है। जिनके स्टेक्स नहीं है वो आपके सामने है कि इमरान खान ने बाहर जाके जायदादें तो नहीं बनाई। स्टेक्स तो उन लोगों के चैलेंज हैं तो होने चाहिए जिन लोगों की जायदादें बाहर हैं, जिन लोगों के बच्चे बाहर हैं, जिन लोगों की सारी चीज़ें इस मुल्क के अंदर नहीं हैं और वो तमाम के तमाम जिस वक्त इक़्तिदार से उतरते हैं तो वो वहाँ जाके क़याम करते हैं और वहाँ जाके उनकी औलादें बाहर हैं, उनकी जायदादें बाहर हैं, उनकी औलादें इस वक्त पाकिस्तान की शरीयत तक लेने को तैयार नहीं है। अच्छा सर आपने कहा है तो मैं बरसबीली तस्करा पूछ रहा हूँ इल्ज़ाम की तरदीद। देखिए सर लेकिन मेरी जो है इसको कहते हैं नेक नियति पे आप शुबह मत फरमाइएगा। मैंने इसीलिए फुल टॉस खास तौर पे आपकी खिदमत में पेश की है कि कहीं ऐसा ना हो कि पीटीआई वाले ये समझें कि मैं बुला करके खास तौर पर वो गड्ढा खोद रहा हूँ। सर आपने जिन लोगों का जिक्र किया है, जिन लोगों की औलादें बाहर हैं, उन्हीं में लगे या तो ये भी बताते चलिए कि खान साहब के साथ इस किस्म का कोई मामला नहीं है, ताकि फिर मैं अपना अगला असल सवाल जो है वो मैं आपसे पूछूं। जी देखें मेरी बात सुने। जिस वक्त तक जिन लोगों के कारोबार पाकिस्तान से बाहर हैं, जिन लोगों की औलादें पाकिस्तान की शरीयत लेने को तैयार नहीं, और ऐसा खान साहब के साथ नहीं है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और खान साहब पहले दिन से पाकिस्तान के, बल्कि ये तो वो आदमी है कि जो अपनी जायदाद बाहर से बेच के पैसे पाकिस्तान लेकर आया। ऐसे ही है। लेकिन क्या लाला मूसा के शहरी हैं खान साहब की औलादें? ये पूछना था, उसके बाद फिर मैं आगे जाऊंगा अगले सवाल। देखें खान साहब के बच्चे यहीं पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और वो पाकिस्तानी है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तानी हाँ बिल्कुल पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी है। डन हो गया, आगे बढ़ते हैं सर असल सवाल की जानिब आता हूँ। अकरम चीमा साहब वही सवाल जो मैंने हसन मुर्तज़ा साहब से पूछा लेकिन वो नहीं बता पाए, अब मैं चाहता हूँ कि आपका इंटेलेक्ट मुझे उस सवाल का तसल्ली बख्श जवाब दे। जनाब बन खान साहब फरमा रहे हैं कि करंट अफेयर एंकरान कराम पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि करंट अफेयर शोज़ में बैठ के बातें की जाती हैं और पता कुछ होता नहीं है। सर कहीं ये मुझ गरीब की जानिब, मुझ हकीर पुरतक़सीर, मुझ गुनाहगार की जानिब तो खान साहब का इशारा नहीं है? देखिए खान साहब का इशारा इस तरफ है। देखिए एक चीज़ आपने देखा होगा कि एक ऑडियो आपके सामने आई पिछले दिनों जिसके अंदर आपने किसी लीडर को भी ये कुछ अहकामात देते हुए सुना कि इसके इश्तिहारात बंद कर दो और इसके बंद कर दो और इसके बंद कर दो और इसको दो। देखिए ये उन्हीं चैनलों की बात है, ये उन्हीं मीडिया एंकर्स की बात हो रही है। लेकिन सर जिस चैनल की आप बात कर रहे हैं उसी चैनल पे आपका वो मुकर्रम जाके बिठा दिया आपने, मतलब आप समझे। मेरी बात भाई पूरी होने दे, मेरी बात। हाँ दही रायता बहुत फैल जाएगा जी। देखिए ये चीजें तो अया हैं। हाँ और आज वही नवाजे हुए कुछ लोग मीडिया के अंदर मौजूद हैं जो उनके एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं, जिन्होंने अरबों रुपए के इश्तिहारात लिए, जिनको अरबों रुपए के इश्तिहारात दिए गए और जिनको नवाजा गया। और आम मीडिया वर्कर की तो सारी जिंदगी बात ही नहीं की गई और इंशाल्लाह ताला नहीं। लेकिन आप मेरा जिक्र क्यों नहीं करना चाह रहे? मैं इस लायक भी नहीं हूँ खान साहब, मुझसे नाराज हूँ, क्या मतलब है? आप
क्यों नहीं, इस बात पे आपसे खान साहब क्यों नाराज होंगे? देखें अच्छा। देखें जो तामीरी तनकीद है, अच्छा। तामीरी तनकीद हर लीडर को और मैं कहता हूं कि हर सियासतदान को बर्दाश्त करनी चाहिए। ये तो है, ये तो है, दुरुस्त है। और जो गैर तामीरी तनकीद है उसका जो बिला जवाज तनकीद है, बिला जवाज के इशू जो घड़े जाते हैं उनसे इज्तनाब करना चाहिए, वो बात की गई है। ठीक हो गया। जनाब अमन राना एहसान अफजल साहब, सर आपकी तसल्ली के लिए मैं ये बता देता हूं, खान साहब ने बबांगे दोहल ऐलान कर दिया है कि करप्शन करने वालों के सिवा हर किसी से मफाहमत के लिए तैयार हैं। उन्होंने जो मजीद फरमाया, जो मेरा आपसे सवाल होगा, उन्होंने कहा कि अगर आज मैं वज़ीर आज़म हूँ तो मियाँ वाली के कारकुनान की वजह से ही हूँ। सर लेकिन हमें तो लगता है कि खान साहब उस यूनिवर्सिटी की वजह से इक़्तिदार में है जिसका ताना दे दे करके हमारे कान से जो है वो अब मैं क्या कहूँ, मतलब हमारे कान में एक मवाद सा बन गया है। नवल यूनिवर्सिटी बनाई और फलाना किया और ठिकाना किया और उसके बाद फिर सीढ़ी पे चढ़ करके और इक़्तिदार की राहदारियों में पहुँच गए। सर कुछ कहिएगा। देखिए, खान साहब को याद होना चाहिए कि सबसे बड़े जो चीनी चोर हैं वो इन्हीं की काबीना में बैठे हुए हैं, आगे पीछे आटा चोर, अद्वियात चोर, पेट्रोल स्कैंडल, एलएनजी का स्कैंडल, उसके बाद बेइंतहाशा मिसमैनेजमेंट, खुद अपना जो है वो बनी गाला को रेगुलराइज कराना, फिर चंदा चोरी के इल्जामात जो हैं। यानी कि कहने का मतलब, अगर तो वो करप्शन करने वालों के साथ जो है वो नहीं बैठना चाहते, फिर तो उनको अपनी काबीना में ही नहीं बैठना चाहिए। दूसरी चीज ये कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहती है कि पीटीआई के दौर में करप्शन बढ़ी, 117 से 124 पे गई। नहीं सर, लेकिन उस बात पे हम इसलिए नहीं बात करना चाहते क्योंकि अकरम चीमा साहब ने उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा दिया, उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा दिया, इसलिए वो बात तो हो नहीं सकेगी ना। देखिए, मैं जब वो क्रेडिबल था, जब ये ऑपोजिशन में थे तो क्रेडिबल थे, तो हमने 10 पॉइंट इसके इंडेक्स के कम किए। तो कहने का मतलब ये कि और जो ऑपोजिशन लीडर है उसको लोगों ने जो है नॉमिनेट किया है, उसको लोगों ने वोटों से वो इक्तदार में आए। तो ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि ऑपोजिशन और हुकूमत, जो पार्लिमानी जमहूरियत होती है, वो इन दोनों सतूनों का आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ती है। और यहां मैं जरूर कहूंगा कि ये बदकिस्मती है कि इमरान खान वजीर आजम है। क्यों? एक क्लिप चल रहा है नवाज शरीफ साहब का, जब वो वजीर आजम थे और मुल्तान के एयरपोर्ट का इफ्तिताह है, तो उसमें वो गिलानी साहब को उन्होंने इनविटेशन दिया और गिलानी साहब आए और उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपने ये स्टार्ट किया था एयरपोर्ट, कि जो आपका विजन था एयरपोर्ट के बारे में, उसके मुताबिक हमने मुकम्मल किया होगा। तो ये रिस्पेक्ट होती है ऑपोजिशन की, और आप क्रेडिट छीनते नहीं है एक दूसरे से। यहाँ तो ऐसा वजीर आजम है जो काम ही कुछ नहीं किया। लेकिन सर राना एहसान साहब, सर ये एक बात, इस एक बात से आपकी तशफ़ी नहीं होती? ये एक खुशकुन बात नहीं है जो अकरम चीमा साहब ने मुझे बताई है कि खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया से नाराज होने के बावजूद भी कम अज़ कम मुझसे नाराज तो नहीं है। मैं उन लोगों में शामिल अभी भी नहीं हूं कि जिनको इल्म नहीं होता और वो प्रोग्राम नहीं कर रहे होते। ये खुशी की खबर तो है ना सर, ज़ाती हैसियत में? देखिए, मैं समझता हूं कि खान साहब आपसे बहुत नाराज होंगे, क्योंकि आप जो है हकायक बताते हैं और हकायक ही सुनते हैं। जब हम ऑपोजिशन हकायक बताती है तो वो हमारे से नाराज हो जाते हैं, तो आपसे वो डेफिनेटली बहुत सख्त नाराज होंगे, क्योंकि वो हकायक नहीं सुन सकते, वो अपना असल जो आईना है वो नहीं देख सकते कि वो उन्होंने इस मुल्क की बर्बादी हर शोबे में की, हर चीज के अंदर बदतरी आई, जहां बेहतरी आनी। बड़ी आपने दिलखराश खबर सुनाई है राना एहसान साहब। इसी खबर के साथ में अल्लाह ताला से अपने लिए और सब के लिए, अपने तमाम अहल खाना के लिए, मुताल्लिकीन के लिए, अज़्ज़ा अक़रबा के लिए, अहले पाकिस्तान के लिए, हसन मुर्तज़ा साहब के लिए, अकरम चीमा साहब के लिए, खुद आपके लिए, हमारी पूरी टीम के लिए, हमारी मैनेजमेंट के लिए और हमारे चैनल के लिए खैर व आफ़ियत की दुआ मांगते हुए साइन ऑफ करूँगा। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होती है। फ़ी अमान अल्लाह।